नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अंचल शुक्ला। विस्तार न्यूज़ के खास कार्यक्रम द टॉक टाइम में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज हमारे साथ 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। जब आपसे हम उनकी मुलाकात कराएंगे तो आप उन्हें पहचान जाएंगे, क्योंकि आप पहले से ही उन्हें सोशल मीडिया पर देखते आए हैं, उनके कारनामे सुनते आए हैं, उनकी वीरता की कहानी, उनकी फिटनेस को लेकर के उनका क्या राज है, तमाम विषयों पर हम बात करेंगे। पूरा भारत बसता है उनमें। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जन्मे, दिल्ली, तमिलनाडु और जम्मू में पढ़ाई की। पिताजी आर्मी में थे और खुद एक आईपीएस अधिकारी हैं, काफ़ी सफल आईपीएस अधिकारी हैं। तो बहुत स्वागत है डीसी सागर साहब आपका विस्तार न्यूज़ पे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो सर, आपने एलएलबी किया और इसके बाद कैसे एकदम से आईपीएस और पुलिस सेवा में गए, क्योंकि घर में पहले से भी वर्दी वाला एक सेना की रक्षा के लिए आपके पिताजी खुद ही वहाँ काम करते रहे? मेरे फादर आर्मी में नॉन यूनिफॉर्म्ड उसमें थे, वो साइंटिस्ट थे, साइंटिफिक ऑफिसर थे। लेकिन हमारी जो वातावरण था, जो मुलाकात थी, वो यूनिफॉर्म जो अधिकारी थे उनसे भी थी, वहाँ के जो जवान थे उनसे भी थी। तो एक तरह से जो यूनिफॉर्म को लेकर, वर्दी को लेकर जो एक सम्मान होता है, वो हमारे मन में शुरू से था। हम कटिबद्ध थे कि हम आईपीएस में ही जाएंगे और यही हमारे पेरेंट्स का, खासकर पिताजी का, फादर का, जो कि आज इस दुनिया में नहीं है, परंतु उनके आशीर्वाद से मैं आईपीएस में सफल हो पाया। आप भी शिव भक्त हैं, आपका शिव तांडव श्लोक जो है वो काफ़ी वायरल भी हुआ। जब कभी भी मैं भगवान श्री महाकाल के विषय में सोचता हूँ, आराधना करता हूँ, तो मेरे अंदर एक नवीन उत्साह का संचार होता है और अपने कर्तव्य के प्रति अडिग रहकर बेधड़क जनसेवा करने के उमंग बलवती होती है और बढ़ जाती है। तो इसी आशय से मैंने ये आईपीएस मीट में शिव तांडव का जो एक रूप है, जिसमें कि जो आतताई हैं, जो अधर्मी हैं, जो बदमाश हैं, उनको नेस्तनाबूद करने के लिए, विशेषकर जब पुलिस में एक तरह का जो आप अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए आपके अंदर जो जज्बा चाहिए, आपके अंदर जो ज्ञान चाहिए, उसको मैंने शिव तांडव से जोड़ के अपने अंदर एक उत्साह का संचार किया। और मैं चाहता था कि हमारे जवान हैं उनमें भी उत्साह का संचार हो, और वो काफ़ी हद तक हुआ। 2 लाइन अगर सुना सके तो। वो एक वाद्य यंत्र पे था, वो हाँ। किसी गीत पे नहीं था। हाँ हाँ हाँ। तो ये जो विषय है आज जो आप बता रहे हो, इस विषय को मैं अपने कर्तव्य से जोड़ता हूँ। तो उस कर्तव्य में यहाँ पर हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो भारत रत्न हैं जी। उनकी एक कविता है, मौत से ठन गई। बड़ी प्रेरक कविता है वो। उसकी मैं आपको चंद पंक्तियां सुनाऊंगा मैं। जी। हर चुनौती से 2 हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए, आज झकझोरता तेज तूफान है, नाव भंवरों की बाहों में मेहमान है, पार पाने का कायम मगर हौसला, देख तेवर तूफान का, त्योरी तन गई, मौत से ठन गई। तो ये जो मौत से ठन गई है ना, इसका अभिप्राय ये है कि आप इतनी मेहनत कीजिए कि आपके समक्ष में मौत खड़ी हो और आप उससे लड़ जाओ अपने कर्तव्य के लिए। तो ये प्रेरणा थी जिसकी वजह से मैंने तांडव किया। 2023 में आईपीएस मीट हुई थी, उसमें आपको एक कलाकार के तौर पर पुरस्कृत किया गया था, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर। तो कभी फिल्मों में भी जाने का शौक रहा है, और क्या वो प्ले था आपका जो आपने किया था, और उस पर क्या मैसेज था? ये बड़ी आपने वो तार छेड़ दिया जो मेरे बचपन की एक उमंग थी, अभिलाषा थी। यद्यपि सर्वोपरि तो था मुझे आईपीएस में आना, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये चिंगारी ज़रूर सुलगती रही कि मुझे अभिनय भी करना है। और मैं ये संकल्प ले चुका हूँ कि अपनी सेवानिवृत्ति के बाद मैं बॉलीवुड में, फिल्म्स में आने का प्रयास करूँगा, और जो जनहितकारी, जो जनहित में इंसान को इंसानियत सिखाने वाले तत्वों की, कंटेंट की जो मूवी हैं, वो मैं करूँगा। आगे आपकी इच्छा है कि आप फिल्मों में काम कर सकते हैं? शाहरुख खान भी उसी कॉलेज से पढ़े हैं जहाँ से आप? हाँ, मैं हंसराज कॉलेज से हिस्ट्री ऑनर्स किया है, और जो बॉलीवुड के एक चमकते सितारे हैं शाहरुख खान, वो भी उसी कॉलेज के हैं, वो इकोनॉमिक्स में थे। लेकिन मुझे इस बात की संतुष्टि है कि मैंने भारतीय पुलिस सेवा में अपना पदार्पण किया और इसको मैंने अपने कर्तव्य की कसौटी माना
और जनता में जितना मैं प्रयास कर सकता हूं कि उनकी भलाई के लिए, उनके न्याय के लिए, उनके घर में खुशी लाने के लिए, उनको न्याय दिलाने की जो प्रक्रिया है पुलिस की, उसमें मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं खरा उतरूं और एक टीम भावना के रूप में मैंने हमेशा काम किया है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि आप आईपीएस हैं, मैंने हमेशा अपने आप को एक प्रथम पंक्ति का सिपाही माना है और इसकी वजह से मुझे ऐसा भरोसा है कि हमारे जो सिपाही हैं उनके अंदर भी जब हमसे मिलते हैं तो एक नवीन किस्म का उत्साह का संचार होता है। वो हमसे ऐसे मिलते हैं जो हमारे भाई हैं। लेकिन फिल्में बहुत पुलिस पर बन रही हैं, ऐसे में आपको कौन सा किरदार पसंद आता है? चुलबुल पांडे का है कि सिंघम का है कि सिम्बा का है कि सूर्यवंशी का है? कौन सा किरदार आपको भाता है, कौन सा पसंद आता है? अपने मिजाज को आप कैसे देखते हैं फिल्मों से अगर जोड़ें तो? इसमें मेरी जो आत्म अभिव्यक्ति है, जो मैंने पुलिसिंग में अपना योगदान दिया है, मैं उसी में से अनेक पन्नों को उठाऊंगा और उनको एक कथानक के रूप में पिरोने की कोशिश करूंगा और मैं चाहूंगा कि उसकी जो स्टोरी राइटिंग है वो मैं खुद करूं, अपने अनुभव से करूं। मेरे जीवन में अनेक ऐसे अनुभव आए हैं जहां पर जनता को सीधा सीधा न्याय मिला है, ज़रा सी इस बात से कि उनकी सुन लीजिए। आप आपके कार्यालय में यदि आते हैं तो उनकी बैठ के सुन लीजिए, उन्हें एक गिलास पानी पिलाइए और उनको सही चीज़ बताइए कि आपकी जो शिकायत है, इस शिकायत का जो अनुकरण है, इस शिकायत का निराकरण जो हो सकता है, वो इन चीज़ों को इसमें और लगाइए, इन सबूतों को और लगाइए, जिससे कि आपको माननीय न्यायालय से न्याय मिल सके। तो ऐसी कोई हम कथा गढ़ेंगे, रचित करेंगे जो मैंने अनुभव की है, जिससे मुझे सफलता की नित्य नई सीढ़ियों पर चढ़ने का मौका मिला और सफलताएं मिली भी हैं। और जनता ने, ये जनता का वर्डिक्ट है कि उनके मन में पुलिस से जब मिलते हैं, खासकर मुझसे जब मिलते हैं, तो कोई भय नहीं होता है। क्योंकि मैं जो आईपीएस नाम की एक लोग अपने आसपास आभा मंडल बना के रखते हैं, एक तिलिस्म बना के रखते हैं, एक ऑरा बना के रखते हैं, मैं चाहता हूं कि ऑरा जनता का हो, जनता महसूस करे कि ये हमारा अधिकारी है, ये हमारी पुलिस है। तो हमेशा मैंने यही कोशिश की है कि हमारे जो जनता है वो सर्वोपरि है। हमारी जो जनता है उसको न्याय दिलाना पुलिस का सर्वोपरि है। न्याय तो माननीय न्यायालय देगा, लेकिन उसको जो कुछ खुशी के पल हैं वो जब आपसे मिले, जब आपको सही मार्ग प्रशस्त करें, तो ये जो मार्ग प्रशस्त करने वाली बात है, ऐसी मैं पुलिस की कोई कथानक उसमें लाऊंगा। क्योंकि अभी तक के इस 32 साल के अंतराल में अनेक ऐसे पड़ाव जिंदगी में आए हैं जहां पर मैं बहुत सारे एपिसोड बन सकते हैं, एपिसोड बन सकते हैं। यस, और मतलब एक्शन भी रहा होगा, ड्रामा भी रहा होगा, बिल्कुल तमाम चीजें। और उसमें विशेषकर ऐसी चीजें भी रही हैं जब हादसा हो गया और वहां पर लोग डूब रहे हैं या डूब चुके हैं, उनकी जो परिजन है वो विलाप कर रहे हैं किनारे पर, और आप जाकर वहां से उन लाशों को अपने साथियों के माध्यम से, अपने साथियों के साथ जाकर उन लाशों को वहां से ससम्मान निकालते हैं और जब परिजनों को सौंपते हैं तो ये बड़ा हृदय विदारक दृश्य होता है। तो ऐसे जो परिस्थिति है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट वाली, ये भी चीज़ें मेरे जो आगे चल के कथानक होंगे उसमें आएंगी। आपदा प्रबंधन और तकनीकी के मास्टर माने जाते हैं आप, ऐसा कोई पहलू जो आपके दिल को छू गया हो और आज भी कोई वाक्य ऐसी? मैं एडीजी तकनीकी सर्विस था पीएचक्यू में, जिसके अंडर में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज आती हैं, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट आते हैं, फोटोग्राफी आती है। तो एक साल के अंदर अंतराल में जो डीएनए की जांच होती है, डीएनए की जो एक्सपर्ट रिपोर्ट होती है, वो त्वरित गति से आने लगी और माननीय न्यायालय ने 21 ऐसे प्रकरणों में डीएनए की रिपोर्ट के माध्यम से मृत्यु दंड तक दिया है उसमें। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारा वैज्ञानिक परिवेश है इन्वेस्टिगेशन का, उस पर मैंने ध्यान दिया और उसका नतीजा ये रहा कि माननीय न्यायालय द्वारा उसको अप्रिशिएट किया गया और आरोपी को उस, मतलब बाकी भी सबूत रहे होंगे, परंतु उस डीएनए के आधार पर अकाट्य मानते हुए उनको मृत्यु दंड का दंड दिया गया। और ये एक, मैं सोचता हूँ, बड़ा सेटिस्फैक्शन है कि जैसे किसी बच्ची है। रेस्क्यू ऑपरेशन का कोई ऐसा वाक्य? रेस्क्यू ऑपरेशन में तो कई अनेक ऐसे हुए हैं, विशेषकर मैं रेस्क्यू ऑपरेशन बताऊंगा आपको कि जब मैं एसपी खंडवा था तो उस समय इंदिरा सागर का बांध डैम बन रहा था, तो उसको जो बैक वाटर है वहाँ से हमको अनेक ग्रामीणों को बाहर निकालना था और नए हरसूद में उनको बसाना था। तो अनेक ऐसे गांव मिले जो कि घिरे हुए थे पानी से, उनको रेस्क्यू करना, उनको
उनके कैंप तक पहुंचाना, वहां से फिर उनको सही सही मुआवजा उनको मिले, इस विषय में भी कलेक्टर कमिश्नर सबसे समन्वय रखते हुए न्याय दिलाना, उनको वाजिब उनकी कीमत उनके मकान की, ज़मीन की, इस और पारदर्शितापूर्ण ढंग से ये सब कार्य हुआ। ये मुझे मेरे लिए बड़ा ही संतोषप्रद लम्हा रहा उस समय कि जनता ने स्वयं इस बात को सराहा कि हमारे तो सबसे बड़ी हितैषी पुलिस है, प्रशासन है, हमको किसी से कोई लेना देना नहीं है, हमारा न्याय, हमें जो न्याय दिलाया है इन सब ने दिलाया है। तो बड़े अनुकरणीय रहे, ये बड़ा अच्छा सुखद अनुभव रहा। और विशेषकर उस समय जब पानी से पेड़ घिर जाते हैं तो उस पे जो बंदर थे, लंगूर थे, ये सब जब पानी में फंस गए, इनका रेस्क्यू एक बड़ा ही ऐसा अनुभव था कि साक्षात हमको दिख रहा था कि हम ऐसा काम कर रहे हैं जो यदि कई मायनों माना जाए कि वो मानवता को बढ़ावा देता है हमारे इन मवेशियों के दृष्टिकोण से, यानी जानवरों के दृष्टिकोण से, ये कि इंसान जो है कैसे इंसानियत से उन जानवरों को बचाता है, उनको सकुशल जंगल में छोड़ा जाता है, उनका देख रेख की जाती है। तो ये एक ऐसे अनुभव हैं कि जो मैं आज भी मेरे दिमाग में छपे हुए हैं और ये अमिट हैं। और मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था देवास में, उस समय खंडवा में एसपी था जी, धारा जी का हादसा जी। तो उस समय डैम से पानी छोड़ दिया गया था, उस डैम में बहुत से जो श्रद्धालु थे अमावस्या वाले दिन वो बह गए जी। तो उनकी जो डेड बॉडीज थी ना, उन डेड बॉडीज को निकालने में जो कर्मठता हमारी टीम ने, मैं भी वहाँ था, नाव में हम 3 दिन रहे, तो नाव से भंवर बना के हमने बॉडियों को ऊपर छुड़वाया, निकाला और फिर उनको हमने परिजनों को सौंपा ससम्मान। तो ये जो लोगों को पुलिस के प्रति जो एक भ्रांति रहती है कि पुलिस निरंकुश होती है, ये दूर हुई कि पुलिस में मानवीय हृदय भी है। तो 3 दिन तक हम परिजनों के साथ रहे, जो उनके शव थे, परिजनों के जो रिश्तेदार जो डूब गए पानी में, उनको ससम्मान निकाल के और उनको सुपुर्द किया गया। तो ये कोरोना काल को कैसे देखते हैं आप? कोरोना काल बड़ा ही बीभत्स कोरोना काल में, क्योंकि मैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट में था, SDRF में था, ADG, तो कोरोना काल एक ऐसी चुनौती थी जिसको पता नहीं था किसी को भी कि ये जो आपका दुश्मन है, ये जो वायरस है, ये वायरस कहाँ से आ रहा है, किधर जा रहा है, तो सभी भयभीत थे, डरे हुए थे। तो ऐसी स्थिति में मैं अपनी टीम के साथ जाता था, लोगों से मिलता था, लोगों के घरों को सैनिटाइज करता था, ऑफिस को सैनिटाइज करता था, क्योंकि उस समय मेरे पास में कुछ ऐसे मोटरसाइकिल्स थी जिसमें दोनों तरफ फायर फाइटिंग के लिए होती थी। उसमें जनता ने देखा भी, इवन सीएम ने तो उस समय 2 बार ट्वीट भी किया आपके कार्यों की सराहना के लिए। तो उसमें हम हाइपोक्लोराइड भर के और उसको सैनिटाइज करते थे, लोगों के गेट्स को, लोगों के मोटरसाइकिल के हैंडल को, लोगों से मिलते थे और उनको ढांढस बताते थे कि आप खाना प्रॉपर खाइए, जिससे कि आपकी जो इम्यूनिटी है, जो प्रतिरोधक क्षमता है, वो बढ़े। खाना मत छोड़िए, आप सब तरह के खाने खाइए, भूखे मत रहिए आप। और दूसरी बात है कि साफ़ सफाई जो शासन के निर्देश हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के, हेल्थ हाइजीन, इसके हैंड हाइजीन के, और आप यदि लॉकडाउन है उसका पालन कीजिए। ये सब हमने पालन करवाया, जिसकी वजह से ये हुआ कि जो पुलिस है, नर्सिस हैं, वार्ड बॉय हैं, डॉक्टर्स हैं और भी जो विभाग के अधिकारी हैं, सब ने अपना 100% दिया। सब ने एक तरह से इसको एक क्रांति के रूप में लिया कि हमको नेस्त नाबूद करना है कोरोना वायरस को। और फिर पूरा हमारा देश के जो नेतृत्व है, उस नेतृत्व में ये क्षमता थी कि हर व्यक्ति को जागरूक बनाया कि वो अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें और शासन के नियमों का पालन करें। काम तो आपके सराहनीय रहे ही, और मैं दर्शकों को जरूर ये बताना चाहूँगा कि आपको पुलिस वीरता पदक, जीवन रक्षा पदक, भारतीय पुलिस पदक, सीएम रिवाल्वर, दुर्गम सेवा पदक 2 बार, आंतरिक सुरक्षा पदक, उत्कृष्ट सेवा पदक, मतलब कितने ही पदक आपको मिले और कितने ही मुख्यमंत्रियों ने आपके काम की सराहना की। शिवराज सिंह चौहान जी का मुझे याद आता है, वो कहते हैं कि अगर आपको फिट रहना है तो डीसी सागर जी से सीखो कि कैसे फिट रहना है। तो डीसी सागर साहब के फिट रहने का क्या राज है, कैसे अपने आप को आप फिट रख पाते हैं? क्योंकि पुलिसिंग जो है वो 24 घंटे की होती है, और ऐसे में जो पुलिस की दृश्य जब हम कभी सोचते हैं, इमेज करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे निकली हुई तो और फैला हुआ शरीर इस तरीके से, लेकिन आप एकदम फिट हैं। मेरे विचार में ये एक भ्रांति है
कि पुलिस के पास में अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देने के लिए समय नहीं है। मैंने कभी महसूस नहीं किया कि आपके पास समय नहीं है। आपके अंदर इच्छा शक्ति है अपने आप को हृष्ट पुष्ट रखने की, तो आपके पास समय है। उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि यदि आप घर से खाना खा के निकले हो और थाने में जाते हो या ऑफिस में जाते हो, तो आपको ये कौन कहता है कि वहाँ जाते ही आप दोबारा खाना शुरू कर दो? चाहे वो कॉफ़ी के साथ बिस्किट हो, चाय के साथ बिस्किट हो, या पकौड़े हों, समोसे हों, कौन कह रहा है? आपका पेट भरा हुआ है, तो आपको जो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, शरीर है, जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आप टाइम दें। तो टाइम आप दोगे नहीं। आपने जो डाला है, उदाहरण बता दूं, जैसे कोई भट्टी है, वो अच्छी चल रही है, उस भट्टी में फिर आप कोयले डाल दो तो फिर टाइम लेगी सुलगने के लिए। ऐसे ही आपका जो सिस्टम है, आपका जो स्टमक है, इंटेस्टाइन है, उसमें एक प्रक्रिया चलती है चीज़ों को डाइजेस्ट करने की, फिर मेटाबोलाइज करने की। तो उसमें आप फिर नया खाना खा लो, तो फिर आपके पास में जो और रसायन है, बाइल जूस है, वो और कहाँ से आएगा? तो मोटा मोटा कहने का मतलब ये है कि आप एक स्केड्यूल के माध्यम से, एक समयबद्ध तरीके से आप अपने खाद्यान्न को रखिए। और उस खाद्यान्न में भी, जैसे मैं खाद्यान्न की बात करता हूँ, आपने यदि सुबह खा लिया तो आप बीच में कुछ मत खाइए। मैं नहीं खाता। क्यों नहीं खाता? क्योंकि अंदर स्टॉक है, वो अपना काम पहले वो पचे तो सही। जनता क्या करती है, खा लिया, फिर उसके बाद में यारी दोस्ती में या फॉर्मेलिटी में खा लिया। जब पेट भरा हो तो आप ना कीजिए, पानी पी लीजिए, आप गर्म पानी पी लीजिए। ज़्यादा ही दिक्कत आ रही है तो कप में पी लीजिए, अगर आपको एक रूपता लानी है तो कहने का मतलब ये है कि आप बैलेंस डाइट लीजिए। मैं बैलेंस डाइट लेता हूँ। बैलेंस डाइट का मतलब ये है कि उसमें प्रोटीन भी रहे, कार्बोहाइड्रेट भी रहे, विटामिन भी रहे, मिनरल भी रहे, उसमें पानी भी रहे उसके अंदर। फिट रहने के लिए आप इतना सब कुछ करते हैं, पारिवारिक सामंजस्य बनाने के लिए कैसे समय निकालते हैं? दोस्तों के लिए, परिवार के लिए, घर में बच्चों के लिए, वो भी अपेक्षा करते हैं? हाँ, इस फ्रंट पे ज़रूर परिवार के साथ अन्याय होता है, क्योंकि आप जिस समय परिवार को देना होता है, आप इमरजेंसी में या किसी घटना पे चले गए घर से बाहर, तो वहाँ पर आप ज़रूर दोषी हैं परिवार के कि आपने परिवार को उतना समय नहीं दिया जितना आपको देना चाहिए। लेकिन कुछ समय बाद परिवार अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, परिवार अपने आप को अडेप्ट कर लेता है कि ये जो व्यवसाय है, इस व्यवसाय में इतना हमको यदि दुख मिल रहा है तो सुख भी मिलेगा, क्योंकि आपके प्रति जनता की जो हमदर्दी है, जनता का जो प्यार है, जनता का जो सम्मान है, उस सम्मान जब परिवार तक पहुंचता है तो वो फिर अपनी जो वो जो दुख है कि हमारे साथ नहीं रहे, वो भूल जाते हैं कि आप गए तो किसी काम से गए, आपने कोई किसी प्रकार की परिवार के साथ में कोई गद्दारी नहीं की। तो ये डिजिटल अरेस्ट जो है इस समय सबसे ज़्यादा प्रभावित है लोग, मध्य प्रदेश के काफ़ी लोग, रोज नए मामले आते हैं, इसको कैसे देखते हैं? इससे कैसे निजात मिले? फिर वही बात, जनता में जन जागृति नहीं है इस बात की कि लालच बुरी बला है। ये सब चीज़ें घूम फिर के उसी लिखे लोग ही फंस रहे हैं। देखिए आप, घूम फिर के उसी बात पर आते हैं कि लालच बहुत बुरी बला है। अभी जैसे केस आया, पिछले हफ्ते का है केस, एक महिला आई मेरे पास शिकायत लेकर कि उसके साथ 22 लाख का इसी तरह का समस्या आ गई, उसका फ्रॉड हो गया जी। तो वो जो फ्रॉड हुआ, उसमें पढ़ी लिखी बच्ची एक के बाद एक के बाद एक के बाद उसके जाल में फंसती गई, और उसने जो उसके पिताजी, दिवंगत पिताजी ने जो उसके लिए एफडी बना रखी थी, वो पैसा उसने खो दिया। लेकिन जब हमारे संज्ञान में आया है तो हम इसमें कटिबद्ध होकर उसको ढूंढ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम उस आतताई को, फ्रॉडस्टर को पकड़ने में ज़रूर कामयाब होंगे। हमारी पुलिस लगी हुई है, लेकिन जनता थोड़ा सा यदि ये सोच ले कि ये गलत है, इसमें हमारा ही नुकसान है, जैसे लॉटरी को लेके कुछ कर देते हैं, या फिर आपका बेटा फलाना अपराध में पकड़ा गया है और आप यहाँ आ जाइए, वहाँ आ जाइए, इस नंबर पे डायल कर दीजिए या इस लिंक को छेड़ दीजिए। तो ये जो चीज़ें लोग फंस जाते हैं, इसमें लोगों को इसके प्रति जागरूक होना चाहिए, और ये जवाबदारी हर एक की है, पुलिस की तो है ही। बाकी जनता यदि कोई इसकी भुक्तभोगी है तो वो बताए कि मैं इसमें कैसे ठगा गया या ठगी गई, या इससे कैसे मैं ट्रैप में फंसी, तो ये जन जागृति लोगों में आएगी। जैसे मैंने बताया कि बच्ची का केस एक, तो ये बड़ा मतलब आंखें खोलने वाला है।
काफ़ी इंटरेस्टिंग आदमी हैं आप, बात करने का और मन हो रहा है, लेकिन 2 सवाल और लूंगा आपसे। रिटायरमेंट के बाद का क्या प्लान है आपका? रिटायरमेंट के बाद का प्लान, रिटायरमेंट एक इंसान की बनाई हुई एक अवधि है जो जब आप सर्विस में आते हैं तभी अंकित हो जाती है वो। तो ये मेरे लिए कोई ऐसा विषय नहीं है कि जिससे आप विचलित हो। आप एक समय के बाद में दूसरे किरदार में जाएंगे। तो मेरे लिए बड़ा हर्ष का विषय है, गौरव का विषय है ये कि मैं, यदि आप कहते हैं कि आप तो बहुत ही ऊर्जावान लग रहे हो, भाई ये ऊर्जा पुलिस में लगा ली, अब हम ये ऊर्जा समाज सेवा में लगाएंगे, अब ये ऊर्जा हम राजनीति में लगाएंगे, अब ये ऊर्जा हम फिल्म में लगाएंगे या किसी में भी लगाएंगे, अच्छे काम में लगाएंगे, जनसेवा में लगाएंगे। तो ये जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा का जनहितकारी होना, उसका एक पहलू, नया पहलू शुरू होगा। अब मैंने 3 अपने टारगेट इसमें रख रखे हैं। वैसे टारगेट 1 होना चाहिए, परंतु ए प्लान, बी प्लान, सी प्लान। तो पहला प्लान मेरा ये है कि मैं, क्योंकि मैंने इस सर्विस में आने से पहले या सर्विस में आने का मेरा माध्यम LLB था, लॉ मेरा विषय भी था, तो मैं सर्वप्रथम तो माननीय न्यायालय में, उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करूंगा, बिल्कुल, और जनता को न्याय दिलाने में अपना योगदान दूंगा। अपराध से पीछा नहीं छूटने वाला, मतलब आप अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाना, माननीय न्यायालय उनको सजा दे, इन सब चीज़ों को लेकर मेरा ये योगदान रहेगा समाज के लिए। दूसरी चीज़ ये कि मैं, जो हमारे मध्य प्रदेश की एक बहुत ही प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी से मैं PhD कर रहा हूँ, और मेरा विषय है अ स्टडी ऑन सोशल मीडिया एडिक्शन टुवर्ड्स द मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल हेल्थ। यानी सोशल मीडिया एडिक्शन के हमारे शरीर पर क्या कुप्रभाव पड़ते हैं और फिर उससे कैसे हम छुटकारा पाएं। सोशल मीडिया करते हुए भी हम कैसे अपने आप को इनके जो समय में जरूरी भी है। इनके जो दुष्परिणाम उससे दूर रहें। जैसे आप सोशल मीडिया एडिक्ट कब कहलाओगे, सोशल मीडिया के नशेड़ी कब कहलाओगे? तब कहलाओगे जब आप खाने के टाइम पे सोशल मीडिया कर रहे हो, खेल के टाइम पे सोशल मीडिया कर रहे हो, वर्जिश के टाइम सोशल मीडिया कर रहे हो, ऑफिस के टाइम पे सोशल मीडिया कर रहे हो, और जब सोना होता है उस समय सोशल मीडिया कर, यानी आपके जो बेसिक काम हैं वो काम सफ़र कर रहे हैं। मतलब आपके अंदर अपने आप को रोकने की, जैसे ड्रग्स लेते हैं लोग, नशा करते हैं, वो नशा जो है वो नशा आपको विचलित करता है, उसी प्रकार से ये भी एक नशा है। और कहा भी गया है कि मतलब ये आज से 3-4 दशक पूर्व कहा गया है वैज्ञानिकों द्वारा कि आगे चलकर ये जो सोशल मीडिया है, ये जो इंटरनेट है, नेटवर्क है, ये नेटवर्क आपके अंदर ऐसे दौड़ेगा जैसे खून में हेरोइन दौड़ती है, ड्रग्स दौड़ती है। तो आपका सोशल मीडिया के प्रति जो लगाव है वो एडिक्शन है, एडिक्शन अच्छे सेंस में नहीं है, वो नकारात्मक है, वो आपकी ऊर्जा को समाप्त कर रहा है, आपके जो अंदर जो गुण हैं उनको क्षीण समाप्त कर रहा है। तो इसलिए इस ओर मैंने सोचा है कि मैं डी एडिक्शन, सोशल मीडिया डी एडिक्शन सेंटर खोलूं। और तीसरा मेरा जो प्लान है वो ये है कि यस, मेरे मुझे लगता है मेरे अंदर से ऐसी आवाज़ आ रही जैसी पर्सनालिटी है, मेरी अभिलाषा है। और दूसरी चीज़ कि मैं सोचता हूँ कि जैसे चंद पंक्तियाँ बड़ी प्रेरणादायक पंक्तियाँ हैं ये, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बिल्कुल, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। क्या बात, क्या बात। तो हम कोशिश करेंगे। अब हमने जब कोशिश करने का सोचा है तो कोशिश आप सफल होने के लिए करते हो। बिल्कुल, तो सफलता आप ही के अंदर है। सफलता का एक सूत्र भी दे दीजिए, वो लोग जो तैयारी करते हैं, भारतीय पुलिस प्रशासकीय सेवा में जाना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आज का आदमी जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्टकट रास्ते अपनाता है और कई बार डिरेल हो जाता है कि नहीं हो पा रहा है, नहीं कर पा रहे हैं। कैसे करना चाहिए? इंसान हमेशा कोशिश करता मैं सफल हूँ, लेकिन परिस्थितिवश या उसकी मेहनत में कुछ कमी रह गई, वो सफल नहीं हो पाता। तो उनको इन पंक्तियों को जरूर याद रखना चाहिए, मैं बताने वाला हूं आपको। जी। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। क्या बात। यदि छात्र छात्रा ये सोच ले कि यदि मैं असफल हुआ हूं तो इसके लिए दोषी मैं ही हूं,
यदि कोई परिस्थिति है तो उस परिस्थिति को दूर कीजिए आप अपना यदि लक्ष्य बनाते हैं तो उस लक्ष्य को भेदने के लिए आप अपने आप को सामर्थ्यवान बनाइए, लिख लिख कर याद कीजिए, काम की चीज पढ़िए और अपना सेल्फ ऑडिट यानी आप अपना स्वमूल्यांकन करिए। स्वमूल्यांकन आप उसी रियल टाइम में पढ़िए तो सही। जैसे 50 वर्ड्स लिखने हैं आपको, 50 वर्ड मतलब आपको 8-10 मिनट, तो 8-10 मिनट में आपको 50 वर्ड लिखने आने चाहिए और अच्छी लेखनी में और काम की चीज, क्योंकि हर उत्तर में कम से कम 6-7 पॉइंट्स आपके बेसिक होने चाहिए, मूल उसमें होने चाहिए जो उस समस्या को परिभाषित करे। लोग फेल इसलिए होते हैं कि उनके सवाल छूट जाते हैं, क्योंकि कुछ में ज़्यादा कुछ में कम लिखते हैं। वो आता सब कुछ है लेकिन समय, तो जो समय प्रबंधन है ना, जिसने समय प्रबंधन सीख लिया वो कभी जिंदगी में असफल नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ उनके लिए बताता हूँ जो बहुत ही एक तरह से प्रासंगिक, जो हमारे देश का या वैश्विक रूप से एक ग्रंथ है रामचरितमानस, उसके अंदर युद्धकांड लंका कांड में एक चौपाई है। वो चौपाई जिसने पढ़ ली, समझ ली या अपने अंदर आत्मसात कर ली, वो जिंदगी में कभी असफल नहीं हो सकता। और वो चौपाई इस प्रकार है। बिल्कुल। सौरज धीरज तेरथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा सम दारज जोरे। अर्थात ये उस समय का वाकया है जब भगवान श्री राम और रावण के बीच में निर्णायक युद्ध हो रहा था। तो उस समय विभीषण भगवान श्री राम के साथ थे। बोलते हैं कि हे भगवान, रावण विजय रथ पर सवार है, वो हमारी सेना को मार रहा है और हम परास्त हो जाएंगे, कुछ कीजिए, हमारे पास में कुछ भी नहीं है। विभीषण की बात सुनकर उसकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए भगवान श्री राम ने ये चौपाई कही, जिसका अर्थ ये है। उन्होंने कहा, भगवान श्री राम ने कहा कि हे विभीषण, विजय रथ रावण के पास नहीं है। विजय रथ क्या है मैं बताता हूं तुम्हें। जैसे रथ के 2 पहिए होते हैं, उसी प्रकार जीवन रूपी रथ को खींचने के लिए 2 गुण होने चाहिए, वो है शौर्य और धैर्य। दूसरी पंक्ति में भगवान श्री राम ने कहा कि सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। जैसे रथ के ऊपर ध्वजा होती है उसकी पहचान के लिए, उसी प्रकार आपकी जो व्यक्तित्व है उसकी पहचान के लिए 3 गुणों का होना बहुत जरूरी है। सच्चाई, सत्य, शील, दृढ़ता, डिटर्मिनेशन। ये 3 चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये एक उपमा के माध्यम से भगवान श्री राम बताना है। तीसरी पंक्ति में कहा गया है कि बल विवेक दम परहित घोरे, यानी जो रथ को खींचने के लिए जो 4 घोड़े हैं, उसी प्रकार आपके अंदर ये 4 गुणों का होना बहुत जरूरी है जो आपकी जिंदगी के रथ को खींचेंगे। बल, सामर्थ्य, बल विवेक, अकल, बल विवेक दम, सेल्फ कंट्रोल, बल विवेक दम परहित। परहित मतलब दूसरों के हित के लिए आप हमेशा सोचें। तो ये हो गए आपके 9 गुण। अब अंतिम पंक्ति में भगवान श्री राम ने कहा है क्षमा कृपा समता रज जोरे, यानी ये जो घोड़े हैं, ये जो रथ है, इसको खींचने के लिए, लगाम देने के लिए 3 रस्सियां चाहिए, 3 गुण चाहिए। क्षमा यानी दूसरों को क्षमा करने की आपके अंदर प्रवृत्ति होनी चाहिए। कृपा यानी दूसरे के प्रति आप आभारी रहो यदि कोई अच्छा काम करता है। बिल्कुल। समता, बराबर समझो। ये 12 गुण हैं। ये 12 गुण जिस व्यक्ति में होंगे वो एक आदर्श पुरुष होगा और कभी जिंदगी में असफल नहीं। क्या बात है, क्या बात है साहब। आपने बहुत ही कम समय में और जिंदगी के लगभग सारे उन पहलुओं को छूने की बात कही। और एक जो सबसे बड़ा सूत्र वाक्य आपने कहा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अभी हम आपके कामों को पढ़ते हैं, देखते हैं, और आप में कई कलाएं भी हैं, कई गुण भी हैं, और एक अच्छे इंसान भी हैं, एक सफल पुलिस अधिकारी भी हैं। और आपने ये भी कहा कि शिक्षा बहुत ज़रूरी होती है, और आपकी पुलिसिंग तो लोग देखते ही रहते हैं। और इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद का प्लान तो साहब ने बता ही दिया है। LLB किया है तो वकालत करेंगे ही करेंगे। और इसके साथ ही फिल्मों में भी जाने का शौक़ है। शाहरुख खान जिस कॉलेज में पढ़े हैं, साहब भी पढ़ाई वहीं से उनकी हुई है, लेकिन एक सफल आदमी बनने के लिए उनने रामचरितमानस का भी अच्छा खासा उदाहरण दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप विस्तार न्यूज़ पधारे, इसके लिए आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद।